हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम देख रहे थे ब्रह्मांड एवं जैव विकास वाला टॉपिक। इसमें आपने ये जाना कि किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और जीव उत्पत्ति के भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत क्या हैं। इसके बाद हम आज जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो है जीव विकास, यानी जीवों का विकास किस तरह से हुआ, इसके प्रमाण क्या है और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम आज जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें ब्रह्मांड एवं जैव विकास लिखा आप देख रहे हैं। तो जैव विकास के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखी हुई पढ़ रहे होंगे। जीवों के क्रमिक एवं सतत विकास को जैव विकास कहते हैं। जीवों में क्या होता रहता है? विकास अनवरत होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जीवों का विकास रुक रुक के होता है या फिर कुछ वर्षों में अधिक होता है, कुछ वर्षों में रुक जाता है, ऐसा नहीं है। ये जो जैव विकास है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। जैव विकास पूर्व में भी हुआ है और अभी भी हो रहा है और आगे निरंतर होता रहेगा। तो ये कैसी प्रक्रिया है? क्रमिक सतत रूप से होने वाली प्रोसेस है और इस के हमें प्रमाण भी मिले हैं। तो किसने क्या प्रमाण दिए, इन सब चीज़ों की जानकारी हम अभी आगे वाले अंक में करेंगे। तो देखिए, इससे जुड़ी हुई बातें आपको बता रहे हैं। जैव विकास जो है उसको तर्क सहित समझाने का आश्रय किसको है? चार्ल्स डार्विन को। जैव विकास को सबसे पहले तर्क सहित जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन को विकासवादी कहा जाता है। ये किस वैज्ञानिक की कैटेगरी में आते हैं? प्रमुख विकासवादी इनको माना जाता है। ईश्वर की भूमिका को नकार कर जीवों का विकास हुआ है, ये बात सबसे पहले इसने समझाई थी, चार्ल्स डार्विन ने बताई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैव विकास को तर्क सहित समझाने का जो क्रेडिट सबसे पहले जाता है वो किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को जाता है। और इन्होंने क्या किया? 1859 में जातियों के विकास पे एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की उत्पत्ति के बारे में एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और ये पुस्तक जो है उसमें ये बात बताई गई थी कि जातियों की उत्पत्ति किस तरह से होती है। और लगभग इसी समय एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत बड़ा। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियमों से संबंधित प्रयोग भी इसमें प्रस्तुत किया था और जिस को अवॉइड कर दिया गया था, उसकी अवहेलना हो गई थी, उपेक्षित हो गए थे वो सिद्धांत, जो बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन वो इस पुस्तक की वजह से, क्योंकि ये पुस्तक और वो जो दिए गए थे वो 1865 में दिए गए थे, 66 में छपे थे, तो ये लगभग इक्वल काल था। इसीलिए इस ओर ज़्यादा ध्यान होने की वजह से मेंडल के नियमों की उपेक्षा हुई और वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 19 वर्षों तक उनके नियमों की उपेक्षा हुई। उसके बाद सन 1900 में रीडिस्कवर हुए वो नियम और फिर उनको क्रेडिट मिला, तब जाके उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद में है यहाँ पे डार्विन ने जैव विकास के पक्ष में एकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। एकाट्य का मतलब होता है जिनको चुनौती देना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो इस तरह के प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें पहला प्रमाण है भ्रूण विज्ञान से संबंधित। इन्होंने क्या बताया कि आप अलग अलग जीवों के भ्रूणों को लेके जब देखेंगे तो उनकी जो प्राइमरी स्टेज होती है, जो उनकी प्रारंभिक अवस्था होती है भ्रूणों की, यद्यपि वो अलग अलग जीवों के भ्रूण हैं, बावजूद इसके उनकी प्रारंभिक स्थिति एक समान दिखाई देती है, जो इस बात को प्रूव करती है कि इनके पूर्वज एक समय समान रहे होंगे। इसके बाद में आता है आकारिकी। आकारिकी का मतलब बाहर से देखने पर हम जीवों को देखते हैं तो कुछ जीव हमें
भिन्न भिन्न जाति के होते हुए भी बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो ये प्रूव करते हैं कि कालांतर में इन के पूर्वज है वो एक ही रहे होंगे। इसके बाद में वर्गीकरण से प्रमाण मिलता है। वर्गीकरण एक ब्रांच होती है विज्ञान की, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा जीव किस कुल का है, किस गण का है और किस वर्ग का है, ये सब बताए जाते हैं उसमें। तो इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि जीव जो है उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। और कार्य की विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जीवों के अंदर की जो घटनाएं होती है, जो जीव क्रियाएँ होती है उसके अंदर की, उससे संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है उसको हम कार्य की कहते हैं। तो इससे भी हमें ये प्रमाण मिलता है कि जीव विकास हुआ है। इसके बाद में जीवाश्म विज्ञान होता है। तो जीवाश्म बहुत सारे जीवों के जीवाश्मों से भी ये बात प्रूव होती है कि कालांतर में इन जीवों के पूर्वज एक ही रहे होंगे। फिर इसके बाद में तुलनात्मक अध्ययन, अलग अलग जीवों को हम लेकर कंपेरेटिव उनका रीडिंग करते हैं तो भी ये बात पता चलती है कि इनके पूर्वज जो है वो एक रहे होंगे। तो ये कुछ प्रमाण उन्होंने दिए थे जिनको अकाट्य प्रमाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको चैलेंज करना आसान नहीं है। इसके बाद में देखिए समजात अंग और संवर्ती अंग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन होती है इनकी, ऐसे अंग जिनका मूल उद्भव और मूल उत्पत्ति क्या होती है, एक समान, और लेकिन इनके कार्य जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं, जैसे चमगादड़ के पंख, मछली के फिन्स, मानव के हाथ और चीते की अगली टांग। इनको जब आप देखोगे तो इन में डिफरेंस दिखाई पड़ता है, इनके कार्य में भिन्नता होती है। जैसे हमारे हाथ जो होते हैं वस्तुओं को थामने का कार्य करते हैं, परंतु चमगादड़ में पंख उड़ने का कार्य करते हैं, मछली में फिन्स तैरने का काम करते हैं, चीते की अगली टांग जो है वो चलने का काम करती है, शिकार को झपटने का काम करती है। तो ये सब में डिफरेंस कार्य होगी, लेकिन सभी की मूल उत्पत्ति एक समान है। इसको हम बोलते हैं समजात अंग। फिर देखिए संवर्ती अंग, ऐसे अंग जिनका मूल उद्भव और उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है परंतु इनके कार्य समान होते हैं। वृत्ति शब्द का अर्थ होता है कार्य और सम का मतलब समान। तो जिनके कार्य एक समान होते हैं उनको समवृत्ति अंग कहा जाता है। और जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ और पंख, इन सभी के पंख जो है, कीट, पक्षी और चमगादड़, इन सभी के पंख जो होते हैं उनका कार्य कॉमन होता है। सभी में पंख जो पाए जाते हैं उनसे कीट भी उड़ते हैं पंखों से, चमगादड़ भी पंखों से उड़ती है और पक्षी भी पंखों से उड़ते हैं, लेकिन इनकी मूल उत्पत्ति सभी की भिन्न भिन्न होती है। आपको बता देते हैं कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अग्रपात का रूपांतरण है, और कीट में जो पंख होते हैं वो काइटिन से बनते हैं, और जो चमगादड़ है उसके पंख जो है वो अंगुलियां जो उनकी होती है उनसे परिवर्तित होते हैं, उनकी बड़ी हुई त्वचा से ये रूपांतरित होते हैं। तो सभी की मूल उत्पत्ति भिन्न होती है परंतु सभी के कार्य एक समान होते हैं। ये जो अंग होते हैं इनसे क्या प्रमाणित होता है कि इन सभी के पूर्वज एक समान थे। इनमें जो कॉमन चीज़ है डिफरेंट होने के बावजूद भी वो इस बात का सूचक है कि इन सभी के पूर्वज एक समान थे। सभी बहुकोशीय जीवों का शरीर यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है। बहुकोशीय जीव किसे कहते हैं? जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है उनको बहुकोशीय जीव कहते हैं। और इन सब में यूकेरियोटिक कोशिकाओं का पाया जाना इस बात को प्रूव करता है कि सभी के पूर्वज एक समान रहे होंगे। प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ये एक कोशीय जीव से लगाकर बहुकोशीय जीव यहाँ तक कि मनुष्य तक ये एंजाइम उसमें क्रियाशील रहता है, जो इस बात को साबित करता है कि भले ही जीव आपको डिफरेंट दिखाई पड़े लेकिन उसमें एक ही चीज़ कॉमन रूप से पाया जाना इस बात को साबित करता है कि जीवों का विकास हुआ है और इनके जो पूर्वज है वो कालांतर में एक ही रहे होंगे। इसके बाद में जीवों के गुणों को नियंत्रित करने वाला डीएनए जो होता है वो सभी जीवों में समान प्रकार से कार्य करता है। डीएनए सभी स्तनधारियों में ये पाया जाता है डीएनए, और ये अलग अलग तरीके से कार्य नहीं करता बल्कि सभी में एक ही प्रकार से कार्य करता है। तो ये उपरोक्त तो जितने भी उदाहरण हमने पढ़े हैं वो सब किसको प्रमाणित करते हैं? जीव विकास को प्रमाणित करते हैं।
और इसके बाद में हम देखेंगे जैव विकास की क्रियाविधि, किस तरह से जैव विकास हुआ है उसको समझाने वाली जो विधि होती है वो क्रियाविधि कहलाती है। हम देख रहे थे जैव विकास के बारे में, और अब है जैव विकास की क्रियाविधि के बारे में, यानी जैव विकास किस तरह से हुआ इसको समझाते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है और उसके माध्यम से क्या चीज़ निकल के आई है वो बता रहे हैं। देखिए, तो पहला इस कड़ी में जो है वो है लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। लेमार्क के अनुसार जिन अंगों की अधिक उपयोगिता होती है वो अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। जैसे जिराफ, अगली टांगे और गर्दन अधिक उपयोगिता की वजह से जिराफ जो है वो ऐसा माना जाता है कि जो जिराफ की उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका मूल से। तो दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे जिराफ घास के अत्यधिक मैदान पाए जाने की वजह से छोटे आकार में पाए जाते थे, परंतु वहाँ पे प्राकृतिक परिस्थितियाँ बदली और घास के मैदान समाप्त हो गए। तो जिराफ को खाने के लिए पेड़ों पे डिपेंड होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपनी अगली टांगें और गर्दनों में खिंचाव लाना प्रारंभ किया और अधिक उपयोगिता की वजह से वो धीरे धीरे कालांतर में खिंच के लंबी हो गई और वर्तमान जिराफ हमें जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में आ गया। तो अधिक उपयोगिता की वजह से ये ज़्यादा डेवलप हो गई। और उन्होंने बताया कि जिन अंगों की उपयोगिता कम होती है वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे सर्प में पाद पाए जाते थे, पहले पैर पाए जाते थे जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी चलने में, परंतु जब वो बिल में घुसते थे तो वो उनके आड़े आते थे और इनको दिक्कत होती थी, इसीलिए बिना उपयोगिता की वजह से ये धीरे धीरे लुप्त हो गए। ये बात किसने बताई? लेमार्क ने बताई। और वीजमान जो हुए थे वैज्ञानिक, उन्होंने चूहे पे एक प्रयोग किया था। चूहे की पूँछ को उन्होंने लगातार 21 पीढ़ी तक काटा और 22वीं पीढ़ी में जब चूहे की पूँछ को चेक किया तो ये जो लक्षण है वो वंशागत तो हो जाना चाहिए था, लेकिन इतनी पीढ़ियों तक पूँछ काटने के बावजूद भी ये लक्षण वंशागत नहीं हुआ। तो वीजमान ने कहा कि सभी उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, केवल कुछ ही लक्षणों की जो अर्जित किए जाते हैं उनकी वंशागति होती है। ऐसी बात किसने बताई? वीजमान ने। यानी वीजमान ने लेमार्क के सिद्धांत का खंडन किया। फिर आता है डार्विन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्रत्येक जाति के जीव बड़ी संख्या में पैदा होते हैं, इस सिद्धांत का पहला पॉइंट है। कोई भी दो जीव एक समान नहीं होते, सभी में अपनी अपनी विशेषताएं होती है, डिफरेंट होते हैं। जीवों के अधिक होने पर भोजन, आवास और अन्य साधनों के लिए उनमें क्या होता है? संघर्ष होता है। ये संघर्ष अंतः जातीय हो सकता है, अपनी जाति का अपनी जाति के साथ, अंतरा जाति हो सकता है अपनी जाति का दूसरी जाति के साथ, या फिर वातावरण के साथ संघर्ष हो सकता है। उपरोक्त संघर्षों में जो सर्वोत्तम होता है उनकी संतानों की संख्या अधिक हो जाती है और एक नई जाति बन जाती है। डार्विन के समय मेंडल के नियमों की जानकारी नहीं थी। डार्विन ने जो बात बताई थी उसमें ये स्पष्ट नहीं कर पाया वो कि जीवों में विभिन्नताओं के कारण क्या है, जीवों में विभिन्नताएं जो होती है उसका रीज़न क्या है, आगे चल के ये विभिन्नताएं क्या कर सकती है। तो छोटी विभिन्नताओं से नई जाति कैसे बन जाती है ये उस समय डार्विन स्पष्ट नहीं कर पाया। तो ये था डार्विन का सिद्धांत जैव विकास के संदर्भ में। इसके बाद में जो तीसरा सिद्धांत है वो है उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। 1901 में ह्यूगो डी व्रीज ने ये बताया कि जीवों में कुछ लक्षण जो होते हैं अकस्मात यानी अचानक प्रकट होते हैं और अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। एक बार अचानक प्रकट होंगे फिर वो परमानेंट हो जाएंगे, और जिससे कई जातियां बनती है और ऐसे परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। वर्तमान में डीएनए गुणों को नियंत्रित करता है, ये बात प्रूव हो चुकी है। और ये जो गुण है वो 4 सारकों की श्रृंखला के रूप में होते हैं। गुण जो होते हैं वो 4 सारकों की श्रृंखला के रूप में होते हैं। ये होते हैं एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 गुणों की श्रृंखला होती है, इस रूप में पाए जाते हैं। इस श्रृंखला में परिवर्तन अगर होता है तो जीवों के गुणों में भी परिवर्तन होता है। सारकों की श्रृंखला में परिवर्तन तो जीवों के गुणों में भी परिवर्तन।
तो ये था अपना चैप्टर। आगे हम पढ़ेंगे 9 डार्विनवाद के बारे में।